हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ के चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ये कंपनीज एक्ट का बहुत बड़ा लेसन है हमारे सीए इंटर में। वैसे तो इससे बड़े बड़े लेसन होंगे फाइनल में होंगे, लेकिन इंटर में ये सबसे बड़ा। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 33 से 34 सेक्शंस हैं, तो वो सारे हमें करने हैं। और ये जो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव है, दो पार्ट में डिवाइड है। एक रजिस्टर्स के बारे में, यानी कि कैसे कैसे हमें रजिस्टर्स बनाने, कंपनी के कौन कौन से रजिस्टर बनाने हैं, कहाँ सबमिट करना है, क्या फ़ीस रहेगी उसकी, क्या फॉर्म रहेंगे, वो सब है। और दूसरा है जनरल मीटिंग के बारे में कि हमें मीटिंग कौन सी मीटिंग कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी मीटिंग बुलानी है, कब बुलानी है, क्या टाइम पीरियड रहेगा, क्या ड्यूरेशन है, वो सब के बात कर। तो रजिस्टर्स के बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। पहले हम जनरल मीटिंग के बारे में बात करेंगे। तो जनरल मीटिंग क्या है। जनरल मीटिंग दो तरीके की होती है। एक एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे हम एजीएम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जिसे ईजीएम कहते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होगा, वो साल में एक बार होगा। साल में एक बार यानी कि ये नहीं वंस इन ईच ईयर। वन इज ईच ईयर मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर में एक बार होगा। कैलेंडर ईयर में जो मीटिंग होगी वो एक बार होगी। एंड ईजीएम इज एनी मीटिंग अदर देन एजीएम मीटिंग। कोई भी मीटिंग हो, कभी भी हो, उससे ईजीएम के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितनी बार करोगे, आप कितनी बार कर सकते हो। जो भी एजीएम से अलग कोई भी मीटिंग होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। सबसे पहले सेक्शन 96 में डिफाइन है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ओपीसी नहीं बुला सकती, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है, तो एजीएम क्यों बुलाएगा, वो तो खुद ही डिसीजन लेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एजीएम, एवरी कंपनी शैल होल्ड एजीएम। हर कंपनी को एजीएम करना ज़रूरी है। वंस इन ईच ईयर, एक साल में एक बार। कैलेंडर ईयर, ये कंपनी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से है, मतलब सीएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से इसको कैलेंडर एज्यूम किया गया है। वरना लॉ में कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि कौन सा ईयर है, लेकिन उसके हिसाब से किया है, तो लॉ भी उसी को एक्सेप्ट करता है। तो हम भी वही करेंगे। कैलेंडर ईयर के हिसाब से साल में एक बार एजीएम होना चाहिए। नॉट मोर देन 15 मंथ शैल लैप्स टू एजीएम। यानी कि जब हम दो लैप एजीएम होंगे ना, तो उनके बीच में 15 महीने से कम का समय नहीं होना चाहिए। मिनिमम 15 मंथ्स का तो गैप होना चाहिए। कोई अगर 1 अप्रैल को मीटिंग हो रही है, तो अगली उससे 15 महीने बाद, यानी कि 30 जून के आसपास होगी। 4 9 हाँ, सितंबर के आसपास होनी चाहिए मीटिंग। इस तरीके से 15 महीने का गैप होना चाहिए। और क्या, फर्स्ट एजीएम विल बी 9 मंथ एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पहले फाइनेंशियल ईयर के एंड में पहली मीटिंग होगी। जो फर्स्ट मीटिंग होगी, जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे तो उससे ज़्यादा समझ आएगा। सब्सिक्वेंट एजीएम, यानी कि उसके बाद जितनी मीटिंग होगी ना, उसके लिए सिर्फ 6 महीने हैं। फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 6 महीने के बाद मीटिंग हो जानी चाहिए। आरओसी में और फॉर एनी स्पेशल रीज़न, आरओसी जो है वो किसी को अगर कंपनी को स्पेशल रीज़न दे, तो जो एजीएम की होल्डिंग टाइम है ना, कि जैसे पहले वाले में तो नहीं देगा, फर्स्ट एजीएम में तो नहीं देगा, क्योंकि कंपनी को पहले ही 9 महीने का टाइम मिला है। लेकिन जो सेकंड है ना, सब्सिक्वेंट, जो उसके बाद जो भी एजीएम करोगे, उसमें आपको आरओसी 3 महीने तक का, ये नहीं कि 3 महीने ही देगा, 2 महीने दे सकता है, 1 महीने दे सकता है, 15 दिन दे सकता है, 10 दिन दे सकता है। लेकिन अब मैक्सिमम वो 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है कि आप 6 महीने में नहीं कर पाए, आप अगले 3 महीने के अंदर या 10 महीने 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर, जैसे भी वो देगा उसके अंदर मीटिंग कर लें। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है पहले डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 3 कंपनियां हैं, अलग अलग डेट है उनकी इनकॉर्पोरेशन की। सबसे पहली 15/4/2022, 31/12/2022 और 15/1/2023। अब इनका देखना है कि लास्ट डेट क्या होगी फर्स्ट एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम की। फर्स्ट एजीएम कितने महीने बाद होनी थी, 9 महीने बाद। तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31
15/4/2022 है, तो 31/3/2023 को, 31/3/2023, तो 31 यानी कि तीसरे महीने, उससे 9 महीने बाद आ जाएगा 31 दिसंबर 2023। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 4 9 12, 3 9 12 31 दिसंबर 2023 आ जाएगा। और सब्सिक्वेंट और फर्स्ट एजीएम के बाद जितनी मीटिंग्स होंगी एजीएम वाली, जैसे आप कंपनी कॉर्पोरेट होने के बाद फर्स्ट एजीएम करी, और उसके बाद जितनी भी मीटिंग्स होगी, सेकेंड थर्ड जितनी भी होंगी, वो 6 महीने में होंगी। तो अगला इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 के बाद 6 महीने बाद, यानी कि 30 सितंबर 2024 को अगली एजीएम होनी चाहिए। ये लास्ट डेट है। ये नहीं है कि इस दिन कर सकते हैं मीटिंग, ये इसके बाद कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है। अगर अब तब तक आपने नहीं करी तो आप पे फाइन्स, पेनल्टी जो भी होगा वो लगेगा, लेकिन ये आपकी लास्ट डेट है, आपको तब तक मीटिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। सेकेंड कंपनी का केस देखते हैं। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 31/12/2022 को, तो कहा जाता है कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर कम से कम 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 महीना बन रहा है, तो 31 मार्च 2023 उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, क्योंकि उसको 3 महीने का गैप मिल गया बीच में। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए, तो किसी की फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए। तो उसका सेम वही आ जाएगा, 31/12/2023 उसकी फर्स्ट एजीएम, एंड 30 जून 2024 उसकी सेकेंड सब्सिक्वेंट एजीएम आ जाएगी। और लास्ट का देखें तो सी लिमिटेड जो है 15/1/2023 को हुआ है। तो 15/1/2023 यानी कि अगर देखा जाए तो ये 3 महीने से कम डेज बनते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने में। तो फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा इसका? तो अगर 3 महीने से कम बनते हैं तो उसका जो सक्सेडिंग आएगा, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसको छोड़ के, जैसे अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कौन सा आएगा? 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 के नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा वो इस कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, जिसमें उसको सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी। और उसके 9 महीने बाद, यानी 31/12/2024 को उसकी फर्स्ट एजीएम की लास्ट डेट है, और 30/9/2025 को उसकी सब्सिक्वेंट एजीएम की लास्ट डेट है। फिर एक और देखते हैं। देखो, एक एग्जांपल है, जैसे कोई कंपनी है, वो 15/4/2022 को इनकॉर्पोरेट हुई, और वो अपनी फर्स्ट एजीएम 30 अप्रैल 2023 को कर रही है, और सब्सिक्वेंट सेकेंड एजीएम 31 अगस्त 2024 को कर रही है। तो क्या सही है? अभी देखिए तो 15/4/2022 से उसका फर्स्ट फाइनेंशियल एंड कब हुआ? 31/3/2023 को। 31/3/2023 को एंड हुआ। तो देखो, फर्स्ट 15/4/2022 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, उसका फर्स्ट एंड हुआ 31 मार्च 2023 को। अब यहाँ से 15 महीने देखा जाए, 15 मंथ देखा जाए, तो उसके फर्स्ट एजीएम के लिए डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर 2023। और सब्सिक्वेंट, अब सब्सिक्वेंट की क्या आएगी? ये तो फर्स्ट एजीएम का हो गया, फर्स्ट एजीएम। अब इसकी सब्सिक्वेंट यानी कि सेकेंड सब्सिक्वेंट एजीएम की क्या डेट आएगी? लास्ट डेट क्या बनती है? 38 सितंबर, क्योंकि इनका इसके बाद फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? इसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31/3/2024 को। 24 में एंड होगा, 31/3/2024 इसके फाइनेंशियल ईयर के एंड होगा। तो इसका सब्सिक्वेंट कब बन जाएगा? सब्सिक्वेंट डेट क्या आएगी? 30 सितंबर 2024 है ना। मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, थोड़ी ग्राफ में मिस्टेक हो गई, देखते हैं। पहली इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है? 15/4/2022। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31/3/2023 को। उसकी सबसे फर्स्ट एजीएम कितने महीने बाद आती है? 15 महीने बाद। तो क्या आएगी? 15 महीने के अंदर, तो 31/12/2023 होगी। लेकिन जो सेकंड आएगी
सब्सिक्वेंट होगी उसके लिए सबसे पहले उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31/3/2024 को। और इसके इसके 6 महीने के अंदर, क्योंकि फर्स्ट एजीएम के लिए 9 महीने का गैप होता है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट होते हैं उनके लिए 6 महीने का गैप होता है। 6 महीने का गैप है तो इसकी लास्ट डेट बनती है 30 सितंबर 2024। लेकिन हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी कि 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ से कम का गैप नहीं होना। यहाँ 9 महीने आता है, सॉरी मैंने गैप वाला यहाँ लगा दिया। यहाँ 9 महीने बनेगा। 9 महीने से कम के टाइम नहीं होना चाहिए फर्स्ट एजीएम के लिए, मैक्स 9 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट के लिए 6 महीने के बाद नहीं होनी चाहिए। और जो ये डेट होगी ना, इनके बीच में 15 महीने का गैप होना चाहिए। 15 मंथ का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। और 15 महीने का गैप कैसे होगा अब देखते हैं, जो हमारा केस है उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे हमने यहाँ देखो पढ़ा था प्रोविजन कि नॉट मोर देन 15 मंथ शैल बी लैप्स टू एजीएम। तो एजीएम के बीच में 15 महीने से कम का गैप नहीं होना चाहिए। नॉट मोर देन 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एंड फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ, पहली एजीएम 9 महीने के बाद और सब्सिक्वेंट 6 महीने के बाद। तो अगर देखा जाए इसका कंपनी का, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 15/4/2022 को। 30 अप्रैल 30 अप्रैल उसका फर्स्ट एजीएम है, ठीक है। तो 15/4/2022 फर्स्ट एजीएम कब कर रही है वो? 30 अप्रैल 23 को फर्स्ट एजीएम कर रही है। तो क्या वो सही कर रही है? हाँ, क्योंकि उसका एंड कब हो गया होगा? 30 सितंबर मार्च 23 को उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। उसके 9 महीने के अंदर वो बुला सकती है, तो 1 महीने में ही बुला रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्या कहता है वो कि उन्होंने सब्सिक्वेंट जो है वो 31 अगस्त को बुलाए। अब 31 अगस्त 2024 को, यानी कि 31 अगस्त 24 को। अब इसके बीच में टाइम गैप कितना आ रहा है? तो अप्रैल से लगाया जाए तो 12 महीने तो ये बन गए 29 अप्रैल तक, प्लस मई जून जुलाई अगस्त, 3 और 1 4 महीने, यानी कि टोटल 16 महीने के बाद बुला रहा है, जो कि नहीं इनवैलिड है। वो अपना 15 महीने के बाद बुला सकता है। तो यानी कि 30 अप्रैल से 15 महीने, यानी कि 29 जुलाई तक वो अपनी सब्सिक्वेंट एजीएम को बुला सकता था, लेकिन उसके बाद उसने नहीं बुलाया। तब तक उसने नहीं बुलाया और वो उसने बुलाया इस दिन को, तो ये इनवैलिड माना जाएगा। वो बात अलग है कि उसने एक्सटेंशन ले रखा हो, लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ सिर्फ इसको इनवैलिड माना जाएगा और इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा, और इसी के साथ उस पर जो भी फाइन पेनल्टी होगी वो लगेगी। तो एक बार हम प्रोविजंस को फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। जैसे एवरी कंपनी एजीएम बुलाएगी, कब बुलाएगी? ईच ईयर, कैलेंडर ईच ईयर में। जो दो एजीएम के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एजीएम 9 महीने के बाद आना चाहिए, एंड जो सब्सिक्वेंट एजीएम है वो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 महीने के बाद आना चाहिए। आरओसी जो है वो स्पेशल रीजंस में एक्सटेंशन दे सकती है एजीएम करने का, लेकिन फर्स्ट एजीएम वाले को नहीं देगी कभी, हमेशा सब्सिक्वेंट वाले को देगी। क्योंकि फर्स्ट वाले को हम पहले ही 9 महीने दे रखे हैं, क्योंकि हमें पता है वो वैसे ही कुछ ना कुछ गलती करेगा, क्योंकि उसकी फर्स्ट एजीएम है तो उसको प्रॉब्लम होगी, टाइम लगेगा। तो हम पहले ही 9 महीने का दे रखे हैं, तो उसको नहीं देते हम एडिशनल। लेकिन जो सब्सिक्वेंट करते हैं मीटिंग, उनको हम 3 महीने का आरओसी 3 महीने का एक्सटेंशन दे सकती है। और उसके बाद एग्जाम्पल से आप खुद भी एक बार ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अब इफ़ कंपनी होल्ड्स इट्स फर्स्ट एजीएम विद इन 9 मंथ ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 9 महीने के अंदर अगर वो कर लेती है अपना फर्स्ट एजीएम, इट वुड बी ओके इफ द कंपनी could not hold AGM in its year of incorporation। देखो अब क्या होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट 31/12/2024 में,
और लेकिन अब वो ईयर तो एंड हो गया ना, कंपनी क्या कहता है कि कैलेंडर ईयर में होना चाहिए, लेकिन वो कैलेंडर ईयर तो एंड हो गया, अब उस साल तो ईजीएम कर नहीं पाई। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में वो अब सही तरीके से अपने रूल मतलब जो भी रूल्स है उसके लिए उसके हिसाब से कर लेती है एजीएम, यानी कि जो उसका 9 मंथ का पीरियड है उसके अंदर वो एजीएम कर लेती है, तो फिर उसका वो एजीएम है उसको वैलिड माना जाएगा। और वो इनकॉर्पोरेशन की ईयर में एजीएम नहीं करी होगी तो भी चलेगा। उसके बाद कुछ अदर्स डिटेल देखते हैं कि एजीएम के लिए हमें क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले टाइमिंग क्या होनी चाहिए एजीएम की, बिजनेस आवर्स, या यहाँ पर है कि कमेंस या स्टार्ट, ये नहीं कि किस टाइम के बीच में हमें रखना है, इसमें है कि कब स्टार्ट होने चाहिए। तो लॉ कहता है कि आपकी बिजनेस आवर्स यानी कि जो कि नॉर्मल 9 से 6 है उसी बीच में आपकी मीटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, और वो भले ही आपके रात तक चले अगले दिन तक चले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 9 से 6 के बीच में आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। डे एनी डेट अदर देन ए नेशनल हॉलीडे, यानी कि आप एजीएम किसी भी दिन रख सकते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, लेकिन नेशनल हॉलीडे नहीं होते। नेशनल हॉलीडे क्या है, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इन दिनों को छोड़ के आप किसी भी दिन अपना एजीएम रख सकते हैं। प्लेस क्या होना चाहिए, एजीएम रखा कहाँ जाएगा, कहाँ होगी मीटिंग, ये तो वो मीटिंग होगी या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर कोई भी प्लेस। रजिस्टर्ड ऑफिस कई बार होता है छोटा है, अब वहाँ इतने मेंबर्स आ नहीं सकते, तो कि उस रजिस्टर ऑफिस का जो सिटी टाउन विलेज है, CTV ऑफ RO, रजिस्टर ऑफिस सिटी टाउन विलेज ऑफ RO जो है उस जगह पे भी मीटिंग रख सकता है। और लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो इंडिया में कहीं भी मीटिंग कर सकती है, बस उसको क्या करना होगा, कंसर्ट लेना होगा अपने सारे मेंबर से पहले ही, मीटिंग से पहले ही आप उसको कंसर्ट लेना होगा कि हम इस जगह रख रहे हैं मीटिंग, इस जगह रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हो उसको कंसर्ट ले लेना है। गवर्नमेंट कंपनी का क्या है, जो गवर्नमेंट कहेगी वो गवर्नमेंट कंपनी करेगी, तो मतलब जो गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, जहाँ अप्रूव करेगी वहाँ मीटिंग करनी है तो वो कहीं भी कर सकती है, चाहे वो इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो। अनलिस्टेड कंपनी भी सिर्फ इन इंडिया में कर सकती है, आउटसाइड इंडिया में नहीं कर सकती। तो उसके बाद 96 हमारा ख़त्म हो गया, 97, 98, 99 हम बाद में करेंगे, छोटे सेक्शन से वो आखिरी में हो जाएंगे जल्दी से। अब 100 आता है। 100 क्या कहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब हमने दो तरीके की पढ़ी थी, एक एजीएम एक ईजीएम। अब ईजीएम के बारे में बात करते हैं। एनी मीटिंग अदर देन एजीएम इज ईओजीएम, ईजीएम कुछ भी बोल लो, नाम याद रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो कोई भी मीटिंग होगी एजीएम के अलावा वो सब ईजीएम होगी। एजीएम में क्या होता है कि दो तरीके से हो सकती है एजीएम, या तो बोर्ड बुलाए या तो एट रिक्वेजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स कहें कि हमें मीटिंग बुलानी है शेयर होल्डर्स की। तो अगर बोर्ड बुलाता है तो बोर्ड क्या करेगा, कभी भी बुला सकता है, उसकी जब मर्जी, जब उसको ज़रूरत हो। और प्लेस क्या रहेगा, वो ईजीएम कहीं भी बुला सकता है। जो कंपनी है ना वो एजीएम तो RO पे ही बुला सकती है, लिस्टेड कंपनी, लेकिन जो ईजीएम है ना वो कहीं भी वो बुला सकती है, उसकी जहाँ मर्जी। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन आता है कि अगर कोई कंपनी है और उसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो क्या करे, अब वो इंडिया में तो आ नहीं सकती मीटिंग बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है कि इंडिया में आओ, और उसके मैक्सिमम शेयर होल्डर्स आउटसाइड इंडिया है। तो उनको लॉ कहता है कि आप अपनी मीटिंग बाहर भी रख सकते, आउटसाइड इंडिया भी रख सकते हैं, अगर आपकी फुल्ली सब्सिडरी है। हाफली नहीं, ये नहीं कि 50% होल्डिंग है, फुल्ली सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, होल्डिंग्स आउटसाइड इंडिया है, यानी कि नो नेसेसरी आरो पे नहीं है कि विद इन इंडिया, एक्सेप्ट किसको एक्सेप्शन में नहीं है, होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी कि जो कंपनी को फुल्ली ओन करती है और उसकी होल्डिंग कंपनी जो है वो पूरी आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में उसकी कोई भी होल्डिंग नहीं है, ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है। और एट रिक्वेजिशन बाय शेयर होल्डर के केस में क्या होगा, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो मेंबर्स जो है उनका अगर वोटिंग टोटल पेड अप शेयर कैपिटल 1/10 से ज़्यादा है तो वो मीटिंग बुला सकते हैं, और अगर नॉट शेयर कैपिटल है तो
अगर 1/10 से ज़्यादा वोटिंग पावर है, 1/10 यानी कि 100 मेंबर्स है, मतलब 100 वोटिंग्स है, और उसमें से किसी के पास 1/10 यानी कि 10 से ज़्यादा वोटिंग पावर है, या यहाँ पे कहें कि 10 से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी कंपनी में, तो वो मीटिंग बुला सकता है। उसके बाद मेंबर रिक्वेस्ट कैसे करेंगे? मेंबर को रिक्वेस्ट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उस रिक्वेस्ट को सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को। जो फॉर्म रिक्वेस्ट करता है उसको रिक्वेजिशनिस्ट कहते हैं। जब वो रिक्वेस्ट करेगा कंपनी को, उसमें क्या क्या मैटर्स डिस्क्लोज करेगा, उस पर अपने साइन करेगा, और डेट ऑन विच कंपनी रिसीव रिक्वेस्ट, जिस दिन कंपनी उस रिक्वेस्ट को रिसीव करती है, कंपनी के पास जिस दिन वो रिक्वेस्ट पहुंचती है, ये नहीं कि आज मेंबर ने साइन कर दिया, लेटर कर दिया, लेकिन कंपनी को भेजा ही नहीं और कहा कि मेरा लेटर मेरे वैलिड हो गया। ऐसा नहीं होगा, तभी वैलिड माना जाएगा जब वो कंपनी रिसीव करेगी रिक्वेस्ट को। इसका एक टाइम ड्यूरेशन है, तो देखते हैं क्या इसकी टाइम है। अब डेट ऑफ रिसिप्ट यानी कि किस डेट ऑफ रिसिप्ट है कि मेंबर जो है वो इस दिन डालेगा रिक्वेस्ट कंपनी को कि आप हमारी एक जनरल मीटिंग बुलाएं, तो उसके 21 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ मीटिंग शैल कॉल मीटिंग। 21 दिन के अंदर मीटिंग के लिए कंपनी जो है वो रिक्वेस्ट डाल सकती है 21 दिन के अंदर। उसके मतलब कंपनी तो चेक करेगी ना कि जो मेंबर बुला रहा है उसकी पेड शेयर कैपिटल पावर है उतनी कि नहीं, वो प्रोविज़न को कर रहा है कि नहीं, कोई इररिलेवेंट चीज़ के लिए तो मीटिंग नहीं बुला रहा, या अदर जो भी इंफॉर्मेशंस होगी उसको चेक करेगा। फिर उसके बाद टाइम लिमिट है, अगर वो चाहे तो जल्दी बुला रिक्वेस्ट भेज दे, पहले बाद में भेज दे, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन 21 दिन का टाइम देती है और कहती है कि 45 डेज़ के अंदर, रिक्वेस्ट करने के 45 डेज़ के अंदर मीटिंग होल्ड कर लेनी होगी। यानी कि अगर किसी ने एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मिस्टर ए है, वो 1/10 होल्ड करते हैं AB लिमिटेड में, और वो एक मीटिंग बुलाना चाहते हैं, तो उन्होंने 31 मार्च को एक रिक्वेस्ट भेजा कंपनी को कि हमें मीटिंग बुलानी है। तो कंपनी को यहाँ से लेके 21 दिन का टाइम मिलता है, यानी कि 20 या 21 के आसपास मान लो, अप्रैल 2024 तक उस कंपनी के पास टाइम है कि तब तक वो मीटिंग को बुलाए, यानी कि नोटिस वगैरह जो है वो मेंबर्स को भेजे। लेकिन अगर, और ये तो आ गया नोटिस के लिए, और इसके 45 डे, ये 21 डेज़ का है, यहाँ से 45 डेज़ के अंदर मीटिंग को कंडक्ट करा लेना होगा। मीटिंग हो जानी चाहिए 45 डेज़ के अंदर, मीटिंग हो जानी चाहिए अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो। और अगर मीटिंग नहीं हुई या नोटिस नहीं गया तो क्या होगा? तो यहाँ से लेके 3 महीने के अंदर जो रिक्वेजिशनिस्ट है, यानी कि 30 जून 2023 है, इस दिन के बाद, यहाँ पे 3 महीने ख़त्म। इसके बाद जो है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो ए है, वो कंपनी के पास जाएगा और कहेगा मुझे मेंबर्स की लिस्ट दो, मैं खुद मीटिंग बुलाऊंगा। जो मतलब कि मेंबर के पास फिर वो पावर आ जाती है कि वो खुद मेंबर्स को नोटिस भेजे और मेंबर्स की मीटिंग बुला सकता है। देखते क्या है, जैसे होल्ड मीटिंग 45 डेज़ के अंदर मीटिंग होल्ड करनी होगी, लेकिन अगर 45 डेज़ के 3 नहीं होती है तो मेंबर्स के पास राइट है कि वो अगले 3 महीने के अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीटिंग बुलाने के लिए। रिक्वेजिशन खुद मीटिंग बुला सकता है, और जो उसका कोई भी खर्चा होगा ना वो कंपनी देगी। और कंपनी कहाँ से देगी? जो डायरेक्टर होंगे ना, जिन्होंने वो मीटिंग नहीं बुलाई, जिसके कारण कंपनी को एक खर्चा करना पड़ा, उनके सैलरी या रेम्यूनरेशन से दिया जाएगा। उसके बाद कॉल ऑफ EGM बाय रिक्वेजिशन, अगर रिक्वेजिशन द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है तो उसके क्या कंडीशंस है? सबसे पहले 21 क्लियर डेज नोटिस राइटिंग एंड ईमेल, यानी कि कम से कम 21 दिन पहले, क्लियर 21 दिन पहले। क्लियर मतलब
क्लियर मतलब कि देखो, मान लो 30 जून को हमारी यहाँ मीटिंग हो, 3 महीने ख़त्म हो रहे थे, इसी दिन 1 जुलाई को जो ए है वो चला गया कंपनी के पास 1 जुलाई 23 को, और कहा कि मुझे अब मीटिंग बुलानी है, आपने मीटिंग नहीं बुलाया, मैं मीटिंग बुलाऊंगा। तो और इसी दिन मेंबर लिस्ट ले ली सारे मेंबर्स की, या फिर उसके बाद गया 3 जुलाई को उसने सारे लेटर पोस्ट कर दिए, यानी कि नोटिस जो पोस्ट कर दिए वो अगले 24 घंटे में होते हैं। सर्व सेक्शन 20 में हमने पढ़ा है, जो सर्व्ड होंगे नोटिस वो 24 आवर्स में, ई मोड वाले तो तुरंत ही सर्व्ड मान लिए जाते हैं, लेकिन जो बाय पोस्ट है वो 23 आवर्स में, 24 आवर्स में माने जाते हैं। ओ सॉरी 48 आवर्स में, 24 आवर्स नहीं 48 आवर्स, 48 आवर्स में डिलीवर्ड माने, सर्व्ड माने जाते हैं। तो 48 आवर्स यानी कि 5 जुलाई 23, 5 जुलाई को उसको सर्व्ड मान लिया जाएगा। तो यहाँ से और अगली मीटिंग जो होगी उसके बीच में कम से कम 21 दिन का समय होना चाहिए। तो 21 दिन बोले तो 5 + 22 27 दिन, अगर 27 को मीटिंग है तो ये बन जाती है 21 दिन का, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्लियर यानी कि जिस दिन सर्व्ड हुआ और जिस दिन मीटिंग है उस दिन को नहीं गिनना, इसके बीच में गिनोगे तो क्या क्या डेट आएगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 15 और 6, 21 हो गया। 21 डेट का गैप होना चाहिए। 21 क्लियर डेज यानी कि टोटल पूरे दिन मिला के 21 दिन है। मान लो लेटर गया 6 तारीख को और मीटिंग है 27 को, तो 27 को मीटिंग है और 6 को लेटर सर्व्ड हुआ, तो फिर 21 दिन क्लियर नहीं बने, ये 20 डेज ही बने, तो फिर ये मीटिंग इनवैलिड मानी जाएगी। तो वही कहता है कि 21 क्लियर डेज होनी चाहिए नोटिस और ई मोड में। ई मोड में क्या है, ऑनलाइन मेल्स वगैरह भेजे या किसी और तरीके मैसेज वगैरह से भेजा तो वो तो तुरंत ही सर्व्ड मान लिया जाएगा, तो उससे 21 दिन गिन लेंगे। लेकिन जो राइटिंग में भेजा तो वो उसके 48 आवर्स में सर्व्ड माना जाता है, और 48 आवर्स में सर्व्ड माना जाता है तो 48 आवर्स के बाद उसके 21 क्लियर डेज काउंट किए जाएंगे। तो उसके बाद आता है नोटिस में क्या स्पेसिफाई करना है, क्या मेंशन होना चाहिए नोटिस में मीटिंग के बारे में। पहला प्लेस मेंशन होना चाहिए कि मीटिंग हो कहाँ रही है, डेट किस दिन हो रही है, डेट किस डेट पे हो रही है, किस दिन हो रही है, किस समय हो रही है, वो सब बताना पड़ेगा। और उसमें क्या बातें की जाएंगी, किस लिए वो मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या टॉपिक है मीटिंग के लिए, तो वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर कौन करेगा, या सारे रिक्वेस्ट ने, अगर एक है तो वो करेगा, 3-4 है तो सब करेंगे, या फिर उनके बिहाफ उन्होंने किसी को ऑथराइज कर रखा है, किसी ने कह रखा है कि तुम मेरे बिहाफ पे इसमें सिग्नेचर कर दो, तो वो सिग्नेचर करेगा। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नॉट नीडेड, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो मेंबर्स हैं वो कहें पूरा एक्सप्लेन करके दे कि हम मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, वो सब पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मीटिंग के बारे में, लेकिन उस पर इतना बताना पड़ेगा किस लिए बुलाई जा रही है, मतलब किसी डायरेक्टर से रिलेटेड है तो उसके लिए बुलाई जा रही है, किसी प्रॉफिट से, किसी बिजनेस से, या बिजनेस के नेम से, नेचर से, या किस कारण से बुलाई जा रही है वो बताना ज़रूरी है। लेकिन उसमें क्या क्या बातें होंगी, किस किस बारे में डिस्कशन होगा, वो उतना एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नोटिस टू होम, नोटिस दिया किसको जाएगा, नोटिस गिवन टू मेंबर्स हुज नेम एड्रेस इन ROM मतलब कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिस भी मेंबर का नाम होगा विद इन 3 days ऑफ सबमिशन ऑफ वैलिड रिक्वेस्ट आने के 3 दिन पहले तक के जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबको नोटिस दिया जाएगा। रिक्वेजिशनर शैल हैव राइट टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर्स, रिक्वेजिशनर को लिस्ट दिया जाएगा और वो सारे मेंबर्स की लिस्ट को देख सकता है। एंड मोड ऑफ सेंड नोटिस, किस मोड से नोटिस सेंड किया जाएगा, स्पीड, रजिस्टर्ड और ई मोड, किसी भी तरीके से आप नोटिस भेज सकते हो, इन 3 तरीके से आप नोटिस भेज सकते हो। फिर उसके बाद
कोई एक्सीडेंशियल ओमिशन यानी कि हमने कोई चीज़ उसमें मिस कर दी है तो वो इनवैलिडेट नॉट टू इनवैलिडेट यानी कि वो गलत नहीं होगा, उससे ये नहीं है कि मीटिंग कैंसिल हो जाए, वो वैलिड माना जाएगा। तो उसके बाद एक केस आता है LIC वर्सेस स्कॉट। इसमें क्या हुआ था, जो रिक्वेजिस्ट ने नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई रीजन, मतलब कि जो मेंबर्स थे बाकी, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने मना कर दिया था कि हम तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुमने मेंशन नहीं कर रखा कि किस बारे में बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो। तो वो केस था कि उस रीज़न था वो इनवैलिड था। इतना ज़रूरी नहीं है वैसे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट के लिए याद रख सकते हो। उसके बाद हमारा सेक्शन 100 ख़त्म हो गया। 101 कहता है कि नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग होता क्या है, कैसे जाएगा मीटिंग, उसमें क्या क्या मेंशन्ड होंगे, वो सब के बारे में नोटिस ऑफ मीटिंग में हमारी बात की गई है। सबसे पहले 21 क्लियर डेज। क्लियर डेज हमने पढ़ा था, क्या होता है, डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ विच नोटिस इज सर्व। जिस दिन नोटिस जो है वो सर्व्ड हुआ, मतलब कि चला गया मेंबर्स के पास, जैसे पोस्ट बाय पोस्ट कर रहे हैं तो 48 आवर्स में, और ऑनलाइन मोड कर रहे हैं तो इमीडिएटली, उस दिन का डेट और जिस दिन मीटिंग है उस दिन की डेट को नहीं इंक्लूड किया जाएगा। नोटिस राइटिंग और ईमोड किसी से भी भेज सकते हैं। उसके बाद शॉर्टर पीरियड नोटिस। शॉर्टर पीरियड नोटिस क्या होता है, GM जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाय गिविंग शॉर्टर नोटिस, यानी कि जो जनरल मीटिंग है कई बार वो कम डेज के नोटिस पे भी बुला सकते हैं। क्या, हाँ, वैसे तो नॉर्मल है कि 21 डेज़ के अंदर आपको नोटिस भेजना ही पड़ेगा, लेकिन अगर जो कंपनी है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो मेंबर से रिक्वेस्ट करते हैं और मेंबर उसको अप्रूव कर देते हैं शॉर्टर पीरियड नोटिस के लिए, तो वो बुला सकते हैं। और लेकिन रिक्वेस्ट कैसी होगी, मतलब कि कितने % मेंबर्स लोग कहेंगे तो रिक्वेस्ट एक्स वो बुला सकते हैं, या कितने पेड अप शेयर कैपिटल वाले कहेंगे, कितने मेंबर्स कहेंगे। तो वो कहता है कि अगर AGM का शॉर्ट पीरियड नोटिस चाहिए तो आपको कम से कम 95% ऑफ मेंबर्स की चाहिए। मेंबर्स एंटाइटल टू वोट, यानी कि ये नहीं कि आपके पास 95% शेयर कैपिटल है तो आपने एक्सेप्ट करा तो सब करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है A लिमिटेड, उसके 100 मेंबर्स हैं और 1000 की वोटिंग शेयर कैपिटल है, और इसमें से 50 मेंबर्स जो हैं वो टोटल 900% 95 100 होल्ड 95 950 होल्ड करते हैं 950 होल्ड करते हैं, और जो 50 हैं 50 मेंबर, जो बाकी 50 मेंबर है वो 50 शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं, 50 शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। 950 टोटल 950 यही होल्ड करते हैं, यानी कि 95%। और जो ये है ये 50% 5% का शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। तो अब क्या होगा, अब देखो इसमें क्या है, हम कह रहे हैं 95% ऑफ मेंबर्स, यानी कि ये नहीं कि जिनके पास 95% की होल्डिंग है, 95% की होल्डिंग है वो नहीं, ना ये कि 50% की होल्डिंग, यहाँ 5% की होल्डिंग, यहाँ इसका कोई मायने नहीं है। यहाँ देखा जाएगा कि जो 100 मेंबर्स है ना, 100 मेंबर्स में से 95 कम से कम 95 लोग यस कहें, और अगर 5 नो भी कहते हैं तो भी चलेगा। लेकिन अगर 90 मेंबर्स यस कहते हैं और 5 मेंबर्स नो कहते हैं तो फिर ये इनवैलिड माना जाएगा और आप शॉर्टर पीरियड नोटिस नहीं दे सकते। उसके बाद EGM में क्या आता है, EGM में आता है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल है तो मेजॉरिटी मेंबर्स, यानी कि अगर 100 मेंबर्स हैं तो 51 मेंबर्स और उनकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल की बात आती है, मेजॉरिटी मेंबर्स के साथ साथ पेड अप शेयर कैपिटल की भी बात करता है लॉ। कहता है 95% से ज़्यादा इक्वल टू मोर देन या इक्वल टू 95% होनी चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल। यानी कि अगर 100 मेंबर्स हैं उसमें से 51 मेंबर्स अगर कहते हैं हाँ शॉर्टर पीरियड नोटिस बुलाओ और उनकी होल्डिंग भी 95% से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर मेजॉरिटी है लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यानी प्लस यानी कि
एंड में दोनों का होना ज़रूरी है। अगर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है किसी कंपनी में तो मेंबर हैविंग 95% वोटिंग पावर ईजीएम तब बुलाया जाता है जब वोटिंग पावर है। यहाँ पे हमने मेंबर्स की बात की थी क्योंकि एजीएम में स्पेशल बिजनेस इन स्पेशल टॉपिक्स पे बात होती है। ईजीएम नॉर्मली या साल में कभी भी बुला सकते हैं। तो 95% वोटिंग पावर होनी चाहिए नॉन शेयर कैपिटल कंपनी में। उसके बाद नोटिस में क्या क्या स्पेसिफाई करना होगा नोटिस में स्पेसिफाई करना होगा प्लेस, डेट, डे, आवर्स और बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, यानी कि बिजनेस यानी कि हम बात क्या करने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं, वो सब उस पर मेंशन करना होगा। उसके बाद हु विल रिसीव नोटिस, नोटिस कौन रिसीव कर सकता है, नोटिस रिसीव कर सकते हैं मैड लोग। मैड यानी पागल नहीं, मैड यानी एम मतलब मेंबर्स, ऑल मेंबर्स। अगर मेंबर्स नहीं है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कोई असाइनी जो इंसॉल्वेंट मेंबर्स को अपॉइंट हुआ है। और कंपनी के ऑडिटर और डायरेक्टर को भी नोटिस जाएगा। अगर कोई उसमें वही है कि अगर कोई ओमिशन रहता है, कोई मिसप्रिंट रहता है, तो उसके लिए ये नहीं है कि मीटिंग कैंसिल हो जाए, वो वैलिड मीटिंग रहेगी। अगर नोटिस ई मोड से सेंड करते हैं तो लॉ कहता है कि हाँ आप लोग ई मोड से नोटिस भेज सकते हैं। एंड नोटिस में भी सेंड यू टेक्स्ट अटैचमेंट और यूआरएल, यानी कि ईमेल में या किसी ऑनलाइन ई मोड में नोटिस अगर भेजा जा रहा है तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप उसे टेक्स्ट में पूरा टाइप करके भेजते हैं या कोई उसमें फाइल अटैच करके भेजते हैं या कोई यूआरएल अटैच करके भेजते हैं, तो वो सब उस आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। ईमेल टू बी एड्रेस टू एंटाइटल पर्सन, और उस पर जो ईमेल है वो एक एंटाइटल पर्सन यानी कि जो कंपनी का मेंबर है उसकी ईमेल पे भेजना पड़ेगा। कंपनी टू अलाउ चेंजिंग ईमेल आईडीज़, यानी कंपनी जो है वो हर एक मेंबर को ऑफ़र देती है कि आप साल में एक बार अपना चाहें तो ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक साल नहीं करा था, इस साल आपके पास 2 है तो आप 2 बार चेंज करो, ऐसा नहीं है। साल में आपको एक बार चेंज करने का ऑप्शन रहेगा। आप चेंज करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो जो आपकी पुरानी आईडी है उसी पे भी किसी तरीके का नोटिस होगा, वो वहीं भेजा जाएगा। प्लेस नोटिस ऑन वेबसाइट एज वेल, यानी कि मेंबर्स के साथ साथ वो जो नोटिस है वो उन कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना पड़ेगा। अब डीम्ड सर्व नोट कब माना जाएगा, या मैंने बताया था कि 48 आवर्स में अगर हम लेटर पोस्ट करते हैं तो डीम्ड सर्व मान लिया जाता है एज पर सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट है। तो अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो एक बार आप जाके सेक्शन 20 को रीड करें तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आता है हमारा सेक्शन 102। सेक्शन 102 में क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑफ एनेक्स टू नोटिस। नोटिस में क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए, यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसके साथ क्या होगी। तो उसमें कहता है कि अगर कोई बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस है, यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस यानी कि ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसलेशन मतलब बातें क्या करने वाले हैं हम, उसमें टॉपिक्स क्या रहेंगे, किस बारे में डिस्कस हुआ जाएगा, किस लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। अगर वो कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस है, यानी कि डेट नॉर्मल ये है कि वो हर बार होता ही है, और एक स्पेशल बिजनेस यानी कि कुछ स्पेशल चीज़ें उसमें आती हैं। ये वैसे लॉ का पार्ट नहीं है, ये समझाने के लिए है सिर्फ कि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरीके से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर स्पेशल है तो हर चीज़ स्पेशल आ जाती है, लेकिन ऑर्डिनरी में 4 चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल होती है, हर एजीएम में ही होती है। सबसे पहला कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर रिपोर्ट्स, यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर रिपोर्ट्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स हैं, वो सब वहाँ डिस्कस किए जाएंगे। डिविडेंड क्या दिया जाएगा इस साल, क्या रेट होगा उसका, कितने लोगों को देना, कितने % देना, वो सब डिसाइड किया जाएगा। डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, एक लॉ क्या करती है कि हर साल एक डायरेक्टर को खुद से कंपनी से रिटायर कर देती है, मतलब निकाल देती है। क्योंकि ऐसे अगर एक ही डायरेक्टर रहेगा तो कंपनी में कुछ फ्रॉड होने के चांसेस हैं, लेकिन कंपनी क्या उसको ऑप्शन देती है कि अगर वो डायरेक्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है
तो आप उसको मीटिंग करके दोबारा से बुला सकते हो, एजीएम करके दोबारा बुला सकते। तो ये हर मीटिंग में होता है, क्योंकि हर साल एक डायरेक्टर जाएगा, कंपनी चाहेगी तो बुलाएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं बुलाएगी। तो ये नॉर्मल है मीटिंग। और अपॉइंटिंग ऑफ फिक्सेशन ऑडिटर्स, यानी कि हर 4 से 5 साल में ऑडिटर भी कंपनी का चेंज होता है। तो जब ऑडिटर चेंज होगा तो वो नॉर्मल ही है कि क्या पता हम 4 साल से पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, तो वो नॉर्मल है। तो कैज स्पेशल में नहीं आता, उसमें हम बस ये डिसाइड करते हैं कि उस ऑडिटर को अपॉइंट करना है और उसकी फ़ीस क्या रहेगी। फिर उसके बाद आता है एवरी स्पेशल बिजनेस रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन नोटिस। अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल बिजनेस में इन 4 बातों को छोड़ के सारी बातें स्पेशल होती हैं, तो अगर कोई ऐसी बिजनेस है तो उसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना होगा, मेंशन करना होगा। उसके बाद अब आता है हमारा प्रोविजन। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एवरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल स्टेट मटेरियल फैक्ट्स कंसर्निंग ईच आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस, यानी कि हर एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी होनी चाहिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। सबसे पहले जनरल डिस्क्लोजर, यानी कि जो नॉर्मल डिस्क्लोजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि नॉर्मली हमें क्या लिखना चाहिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देना चाहिए कि जो बिज़नेस हमारा ट्रांजैक्ट हो रहा है उसमें किसी भी डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन या उसके मैनेजर या फिर उनके रिलेटिव्स का किसी भी तरीके से फाइनेंशियल या और किसी तरीके से का इंटरेस्ट तो नहीं है, मतलब उनका कोई फ़ायदा तो नहीं है। वो ये तो नहीं देखे कि इस मीटिंग से में अगर ये रिजोल्यूशन पास हो गया तो हमारे तो बहुत फ़ायदा है, और अगर है तो वो मेंशन करना होगा। अदर इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट टू इनेबल अंडरस्टैंड मीटिंग एंड स्कोप एंड टेक डिसीजंस, और मीटिंग में क्या क्या बातें होंगी, किस तरीके से मीटिंग का रिजोल्यूशन पास होगा, और क्या स्कोप है बिजनेस का, और क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे, वो सब मेंशन करना होगा। अगर कोई रिजल्ट आता है नॉन डिस्क्लोजर, यानी कि कंपनी जो है वो डिस्क्लोज नहीं करती कि उसकी कंपनी के इन मेंबर्स का इंटरेस्ट है इस रिजोल्यूशन में, उनका फ़ायदा है, और एनी बेनिफिट अगर उससे उनको कोई फ़ायदा होता है फिर तो उनको वो एक ट्रस्ट के रूप में कंपनी के लिए होल्ड करेंगे, यानी कि जितना भी उनको फ़ायदा हुआ होगा कंपनी की वजह से वो एक ट्रस्ट के रूप में उसको होल्ड करेंगे जब तक कि वो कंपनसेट ना कर दे कंपनी को। जितना भी उनको प्रॉफिट हुआ होगा वो सब उनको कंपनी को वापस करना होगा, और अगर जब तक नहीं करेंगे वो एक ट्रस्ट के रूप में उसे होल्ड कर सकते हैं, और अगर वो आगे चल के मना करते हैं देने से तो कंपनी उन पर केस कर सकती है। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर क्या होता है? स्पेसिफिक डिस्क्लोजर यानी कि एनीथिंग एंड वेयर बिजनेस रिलेटेड टू एनी अदर कंपनी, यानी कि जब हम किसी और कंपनी से सेल परचेज की बात कर रहे हैं या किसी और रिलेटेड बात कर रहे हैं, मर्जर एमलगमेशन वगैरह जो भी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कहता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या मेंशन होना चाहिए? एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन द अदर कंपनी। अगर किसी भी प्रमोटर, डायरेक्टर या मैनेजर या फिर की मैनेजर पर्सन का उस दूसरी कंपनी में कोई किसी भी प्रकार का शेयर होल्डिंग है जो कि 20% से ज़्यादा है, या उस 20% से ज़्यादा है, उससे कम नहीं है, अगर कम है तो कोई बात नहीं, उतना तो चलता है, लेकिन अगर 20% से ज़्यादा है तो उसे भी उस पर मेंशन करना होगा कि इस प्रमोटर, डायरेक्टर या किसी मैनेजर पर्सन की उस कंपनी में इतनी होल्डिंग है और उसको इतना फ़ायदा होगा अगर ये ट्रांजैक्शन हुई तो वो सब मेंशन करना होगा हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है, अगर कोई मेंबर इसको डिस्क्लोज़ नहीं करता सही से, कंपनी नहीं बताती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं बताते, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करते, तो उनको कॉन्ट्रवेंशन क्या लगता है, मतलब कि जो प्रमोटर, डायरेक्टर या की मैनेजर पर्सन होगा उनको पे पेनल्टी लगेगी, क्योंकि उन्होंने शेयर होल्डर्स को बताया ही नहीं कि इस कंपनी में हमारा ये इंटरेस्ट है, इससे हमारा ये फ़ायदा है, तो उनको 50,000 से लेके 5 टाइम्स ऑफ बेनिफिट, उसमें जो बेनिफिट होगा ना उसका 5 टाइम्स, यानी कि 1 लाख का बेनिफिट हुआ, 5 टाइम्स यानी 5 लाख, 5 लाख और 50,000, तो जो सा हाइयर होगा, हाइयर अमाउंट, लोअर नहीं है, यहाँ हाइयर है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने हमेशा लोअर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाइयर अमाउंट हमेशा उसके लिए फ़ाइन बनेगा। तो उसके बाद सेक्शन 103 होता है इस वीडियो का लास्ट सेक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या करेंगे
तो क्या कहते हैं, सेक्शन 103 कहता है क्वारम के बारे में। क्वारम क्या होता है कि क्वारम ऑफ मीटिंग यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आए मीटिंग में कितने मेंबर्स आए हैं, कितने प्रेजेंट है, वो सब के बारे में बात करता है। अनलेस ए प्रोवाइड्स लार्जर नंबर क्वारम शैल बी मैक्सिमम। अगर एओए प्रोवाइड नहीं करता तो लॉ कहता है कि आप इतने मेंबर्स रख सकते हैं, लेकिन एओए कभी भी कम नहीं बताएगा, हमेशा ज़्यादा बताएगा, क्योंकि क्या लिखा है, अनलेस एओए प्रोवाइड्स लार्जर नंबर। अगर एओए कोई बड़ा नंबर प्रोवाइड करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो आप कंपनी में, अगर पब्लिक कंपनी है उसमें अगर 1000 मेंबर्स हैं तो कम से कम 5 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि मेंबर्स जो है वो सेल्फ आने चाहिए, ना कि कोई प्रॉक्सी वगैरह। प्रॉक्सी के बारे में हम बात करेंगे, वो 105 में है, वहाँ हम बात करेंगे प्रॉक्सी के बारे में अच्छे से। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि पर्सनली प्रेजेंट यानी कि जिसकी होल्डिंग है ना कंपनी में, शेयर होल्डिंग है या शेयर होल्डर है कंपनी का, वो पर्सनली खुद आना चाहिए मीटिंग में। अगर 1000 से 5000 मेंबर्स हैं तो 15, और 5000 से ज़्यादा है तो कम से कम 30 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, उससे कम नहीं होगा, क्योंकि 2 से कम में मीटिंग ही नहीं हो सकती, तो पर्सनली प्रेजेंट 2 से कम कैसे होगा। प्राइवेट कंपनी में 2, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स थोड़ी ना 1000-2000 होते, मैक्सिमम 200 की लिमिट ही है, तो उसके लिए 2 मेंबर्स मिनिमम है। उसके बाद कॉरम कब चेक करेंगे, कॉरम चेक करेंगे मीटिंग स्टार्ट होने के आधे घंटे बाद। यानी कि अगर मीटिंग 11 बजे स्टार्ट हुई है, 11 बजे का टाइम था मीटिंग का, तो हम 11:30 बजे कॉरम चेक करेंगे। अगर कॉरम मीट नहीं होता, हो जाता है तो मीटिंग कंटिन्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं होता और मीटिंग जो है वो रिक्वेस्ट ने आई, बताइए, हमने पढ़ा था सेक्शन में कि अगर सेक्शन 100 में कि अगर कंपनी कोई शेयर होल्डर मीटिंग बुलाता है तो वो मीटिंग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी अगर कॉरम मीटिंग हुआ, क्योंकि 3-4 होल्डर्स मिलके बुला रहे हैं और उनमें से अगर 1000 मेंबर्स भी हैं तो 3 मेंबर्स नहीं आ पा रहे 4-5 में से, तो उनकी मीटिंग इनवैलिडेट है। जब वो खुद ही मीटिंग नहीं करना चाहते तो वो बुला क्यों रहे हैं, तो इसलिए वो मीटिंग कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे मीटिंग बुलाते हैं तो वो नॉर्मल मीटिंग में आती है, तो नॉर्मल मीटिंग है तो उसे एडजर्न कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी डेट चेंज कर जाएगी। तो नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, नेक्स्ट मीटिंग या तो नेक्स्ट वीक ऑफ DTP होगी। DTP क्या, DTC नहीं, DTP यानी डेट टाइम और प्लेस। यानी कि आज अगर समझ लो, आज अगर है 3 जुलाई 2024, 3 जुलाई 2024 है और दिन है वेडनेसडे, टाइम 11 बजे की मीटिंग थी। प्लेस दिल्ली में कोई प्लेस है, मान लो दिल्ली में कोई प्लेस है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि सेम डे तो नहीं हो सकता ना, नेक्स्ट वीक में सेम डे कैसे आएगा, डेट कैसे आएगी, तो सेम डे यानी कि नेक्स्ट वीक का वेडनेसडे क्या डेट आएगी, नेक्स्ट डे का वेडनेसडे आएगा 10 तारीख सेम टाइम और सेम प्लेस में 10 तारीख को मीटिंग होगी। नहीं तो लॉ ऐसा नहीं है कि कंपलसरी करता है आपको नेक्स्ट वीक ही करनी है, लॉ कहता है वरना जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे वो आप कर लो। बोर्ड ऑफ सच डेट एंड टाइम विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी फिर डेट डिसाइड करेंगे उसी दिन आपको मीटिंग करनी होगी। और मीटिंग की नोटिस कम से कम, चाहे आप नेक्स्ट वीक कर रहे हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई मीटिंग डेट डिसाइड कर रहे हो उस दिन कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट कम से कम 3 दिन पहले उसके नोटिस भेजना पड़ेगा मेंबर्स को, या तो आप हर एक को भेज दो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब भेजने पे भी ऐसा है कि टाइम पे ना पहुंचेगा, ना मेंबर्स को सही से मिलेगा और ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करो, न्यूज़पेपर में डाल दो, और न्यूज़पेपर में डाल दो, वेबसाइट पे डाल दो, इंग्लिश या वर्निकुलर लैंग्वेज में आप न्यूज़पेपर में डाल दो, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। उसके बाद व्हाट इफ़ quorum इज़ नॉट प्रेजेंट इन adjourned मीटिंग, मतलब कि हमने दोबारा जब मीटिंग की तब भी quorum नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा कि मेंबर्स प्रेजेंट शैल बी quorum, मेंबर जो प्रेजेंट रहेंगे वही quorum मान लिया जाएगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि एक मेंबर आया है तो वो भी quorum है, एक मेंबर में मीटिंग कैसे होगी यार, तो मीटिंग
कम मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर एडजॉइंट मीटिंग में 2 मेंबर्स आते हैं तो उसको मान लिया जाएगा, वो मीटिंग करेंगे, जो रिजोल्यूशन बनेगा वो पास हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। क्वारम शेल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग, जो भी क्वारम रहेगा वो मीटिंग के एंड तक माना जाएगा। अगर मीटिंग के बाद एक ही मेंबर बचता है तो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, जहाँ पे एक मेंबर रहेगा। लेकिन अगर मिनिमम सुबह 5 आए थे और अब सिर्फ 2 ही बचे आधे घंटे बाद, तो फिर वो भी मीटिंग को मान लिया जाएगा। इसके साथ हमारा सेक्शन 103 तक ख़त्म होता है। बाकी की भी सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप आई होप आप लोगों को सेक्शन समझ आए होंगे। आप लोग रिवाइज करिए इस सेक्शंस का। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा आपके सारे डाउट सॉल्व करने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।